नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां बिजली कटौती से लोगों का गुस्सा फूट रहा है और कई जगह प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं लखनऊ पश्चिम के विधायक अरमान खान ताला टोटरा पावर हाउस पर धरने पर बैठे हैं। बता दें कि केसरी खेड़ा के आरडीएसओ पावर हाउस पर सैकड़ों लोगों ने हंगामा किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान अधिकारी और कर्मचारी पावर हाउस छोड़कर भाग गए। कई दिनों से मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी उपकेंद्रों पे बिजली की बहुत ज्यादा आवाजाही हो रही है। घंटों घंटों बिजली नहीं आ रही है। बिजली ना आने की समस्या जब जनता लेकर के जाती है तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, और सुनता भी है तो घंटों तक उसका निस्तारण नहीं हो रहा, बल्कि दिनों भी लग जा रहे हैं, उसमें समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा। 1912 पे कंप्लेंट की जाती है, आईजेआरएस पे कंप्लेंट की जाती है तो समस्या का फर्जी निस्तारण दिखा दिया जाता है। और इस भीषण गर्मी में चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, मरीज हों, महिलाएं हों, स्कूल जाने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हों, वो सब बिना बिना बिजली के कैसे रह रहे होंगे, ये आप लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं। जनता को ये सलाह दी जा रही है कि हीट वेव चल रही है, लू चल रही है, घर से बाहर ना निकले, और घर में बिजली नहीं आ रही तो जनता घर में भी नहीं रह पा रही है और बाहर भी निकल नहीं पा रही है गर्मी की वजह से। तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जो बिजली की जो वर्टिकल व्यवस्था है, उसकी जो खामियां, उन खामियों को दुरुस्त करना चाहिए, और उपकेंद्रों पे कर्मचारियों की तैनाती में वृद्धि की जानी चाहिए। आज की तारीख में कई उपकेंद्र ऐसे हैं जहां पर पहले पुरानी व्यवस्था में 12-12, 15-15 लाइनमैन तैनात रहते थे, जो समस्या को निस्तारण जल्दी कर देते थे। लेकिन आज की तारीख में 2 या 3 या कहीं पर कोई भी नहीं है, वहां पर ऐसे कर्मचारी तैनात है। तो आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि इतने कम कर्मचारियों की संख्या में कैसे जनता की इतनी विशाल जनसंख्या का समस्याओं का निस्तारण हो सकेगा। क्या पिछले उपकेंद्र पर आपके किसी उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई? किस तरीके का आश्वासन उन्होंने दिया है? देखिए, आज हम लोग यहाँ मेरी विधानसभा के तालकोटरा क्षेत्र में स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय में हम लोग यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। जब हम लोग यहाँ पे आए, कार्यालय में कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था, ना कोई कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित था। हम लोग यहाँ पर तब धरने पे बैठ गए। 1.5 घंटे के बाद तकरीबन जो है अधिशासी अभियंता यहाँ पे आए हैं, रमन जी, और उन्होंने हम सबकी बातों को सुना है। अगले 5 दिनों में समस्या का पूर्ण समाधान करने को उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर वो समस्या का समाधान कराने में सफल रहते हैं तो हम उनको साधुवाद देंगे, अगर नहीं सफल होते हैं तो हम लोग फिर से यहाँ पर अनशन पे बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने भारत इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में वैश्विक चुनौतियों, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर भी विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। That the development of artificial intelligence, which is the largest and most disruptive revolution of our era, can be responsible and focused on the human being. We believe that regulation, rules, and security need to go hand in hand so that artificial intelligence can unleash its positive potential by meeting the needs citizens have and by continuing to serve human beings. And there are a number of political initiatives that we have worked on. Clearly to enhance the complementarity between our two countries in many other sectors, and we have broadly discussed them today as well as last night. Advanced manufacturing infrastructures, energy, space economy, defense. This is a cooperation sector we are working hardly on and well. Critical minerals, agro-industry, maritime transportation, tourism and culture, which are something very important, an opportunity for 2 millennium-old civilizations. Important MOUs which are going to be signed today follow this path and aim at strengthening our cooperation in a wide spectrum of sectors. And today, the work of today will be made even richer after this statements to the press by
the meeting among some of the main representatives of the business world, both from Italy and India. We want to have an exchange of views with them in order to understand how to better improve the synergies between the production sectors and the industrial world, and as far as we are concerned, in order to be able to attract more direct investments. And then, as we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability to bring our populations together, to be able to create opportunities for mutual knowledge. That's why we decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have our century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. We have another feature in common. We are two peninsulars, two platforms, logistic platforms, which are projected in crucial areas of the world, the Mediterranean and Indo-Pacific area. We think that strengthening the interconnection between these two important areas is of extreme importance. That's the reason why we wanted to further develop IMEC, which is the infrastructure corridor, economic corridor between Europe, Middle East, and India, which was established during the G20 summit. And this initiative we strongly believe in because we think that it can unleash a potential, a wonderful potential for our trade, for our businesses and our relations. Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times: international stability, protecting rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. And we discussed many of the complex scenarios we are faced with. We talked about Ukraine, we talked about our commitment to achieve a lasting and fair peace. As to the Iranian crisis, we exchanged our views with the joint hope that the negotiations, peace negotiations, will continue and reach a positive conclusion in a framework which we know is very critical and very shaky. In both scenarios, we are increasingly interconnected, and Italy will continue to play the role. We shall not mention the fact that it is extremely important to have freedom on navigation. In the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive, and open Indo-Pacific. And Italy will continue to play their roles. Italy and India will continue to play their roles, possibly together to contribute in peace and stability. So, dear Prime Minister, thank you very much again for being here. This visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible way. There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying parishram hi sa falta ki kunjiai, which means tough work is the key to success. And we are used to build our relations in this way, with a hard work which becomes success at the end. Thank you very much. Your Excellency, Prime Minister Meloni, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। बुongiorno। मेरे और मेरे डेलीगेशन के भव्य स्वागत के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी, उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती, इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि
और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। फ्रेंड, पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। आज आयोजित किया जा रहा बिजनेस फोरम से यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स में एक नया उत्साह, नया कॉन्फिडेंस और नया एम्बिशन है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। इंडिया EU FTA के समापन में इटली से मिले सहयोग के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। हम मिलकर इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे, जिससे बिजनेस कम्युनिटीज इसका पूरा लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैरीटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे। हमने अपनी विन विन साझेदारी को
तीसरे देशों तक ले जाने पर भी चर्चा की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अफ्रीका में ठोस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सहमत हुए। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों की झलक दोनों देशों में कदम कदम पर दिखाई देती है। इटली में भारतीय कला, योग, आयुर्वेद और खान-पान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। संस्कृत और लैटिन जैसी प्राचीन भाषाएं एक ही भाषा परिवार से आती हैं। यह दर्शाता है कि हमारा रिश्ता केवल डिप्लोमेसी का नहीं, साझी धरोहर का है। अगले वर्ष भारत और इटली के संबंधों की 80वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ कल्चर मनाया जाएगा। इससे हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और ताकत मिलेगी। इटली में बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की जीवंत कड़ी है। उनकी देखरेख के लिए प्राइम मिनिस्टर मेलोनी और इटली के लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। 3 साल पहले किए गए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही बढ़ी है। हम यह विन विन सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन में संबोधन दिया। अपने भाषण में उन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार और कृषि क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया। व्यक्त करता हूं। भारत के प्रति उनके मित्रता भरे शब्दों और एफएओ में उनके वर्षों के योगदान के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। यह केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल
समर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, भारतीय सभ्यता में कृषि केवल फसल उगाने भर का माध्यम नहीं है। इसे मनुष्य और मदर अर्थ के बीच एक गहरे पवित्र संबंध का दर्जा दिया गया है। भारत में कृषि जीवन की मूल धारा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, हमारे जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब है। हमारे यहां धरती को मां कहा जाता है और किसान को धरती पुत्र की संज्ञा दी जाती है। हजारों वर्ष पुराने यही मूल्य आज भी हमारे प्रयासों की प्रेरणा है। फ्रेंड्स, हजारों वर्षों की सीख और भारत की कृषि परंपरा के साथ आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से हम किसानों को मिट्टी की साइंटिफिक टेस्टिंग और न्यूट्रिएंट बेस्ड गाइडेंस दे रहे हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान माइक्रो इरिगेशन और प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि किसानों को कम पानी में ज्यादा फसल मिल सके। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी आज इंडियन एग्रीकल्चर की नई ताकत बन रही है। एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम्स, ड्रोन्स, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज और सेंसर बेस्ड मशीनरी भारत में खेती को स्मार्टर और डेटा ड्रिवन बना रहे हैं। आज गांव का छोटा किसान भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए वेदर अपडेट्स, क्रॉप एडवाइजरी और मार्केट इंफॉर्मेशन तक। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।